नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जोशी सर एकेडमी में। तो आज हम शुरू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो है पहली क्लास होगी आज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के दो भाग होंगे, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। ठीक है साथियों, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत वो विषय आएंगे जो मानव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक, मानव वो जो यहाँ पे पूरी करनी है, ना कि केवल एक अकेले व्यक्ति का। ठीक है, मानव जीवन, मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के क्रियाकलाप का अध्ययन क्या कहलाएगा, मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा। और भौतिक भूगोल में पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन। अब भौतिक स्वरूप में क्या क्या होगा, जैसे चट्टान, सागर, पर्वत इत्यादि। ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अब कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कुछ नियम होंगे या कुछ थ्योरी है। भूगोल का जनक कौन है? तो सबसे पहले फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जनक हिकेटियस, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जस पीरियोडस। साथियों इसको नोट कर लेना, जस पीरियोडस। ठीक है, इसके बाद व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? तो व्यवस्थित भूगोल का जनक है इरेटोस्थीन। इरेटोस्थनीज ने ही ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। क्वेश्चन ये पेपर में आता है कि ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? तो इरेटोस्थनीज ने किया है। नंबर 2 क्वेश्चन, भौतिक भूगोल का जनक। तो भौतिक भूगोल का जनक है पोलिडोनियस, ध्यान रख लीजिएगा इसको। उसके बाद सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। ठीक है, फिर गणितीय भूगोल का जनक, तो गणितीय भूगोल का जनक होगा थेल्स। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा थेल्स की प्रमेय। नेक्स्ट है विश्व मानचित्र का निर्माता। तो विश्व मानचित्र का निर्माता है एनेक्सिमेंडर और विश्व ग्लोब का निर्माता है मार्टिन बेहम। ठीक है, यहाँ तक ये रटने वाली चीजें हैं, तो इनको तो मैं कुछ करवा ही नहीं सकता। मानव भूगोल का पिता, तो मानव भूगोल का पिता है फ्रेडरिक रेगेल। और वर्तमान भूगोल के जनक कौन है? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। ये पेपर में कभी कभार आ जाते हैं, तो इनको याद रखना आपका काम है। ठीक है, भौतिक भूगोल और ये सारी चीजें। अब हमारा जो हेडिंग होगा समझने वाला, पहला ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ठीक है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो अब देखिएगा, यहां से हम शुरू करते हैं क्लास को। देखें, ब्रह्मांड, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कॉस्मोस। ठीक, अब ब्रह्मांड का निर्माण कितने साल पहले हुआ है? 15 अरब वर्ष पूर्व लगभग ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ध्यान रखेंगे। और ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोस्मोलॉजी। बहुत बार ग्रुप सी के एग्जाम में पेपर में मिला है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, अब ब्रह्मांड के निर्माण के सिद्धांत कुछ हैं जो आप यहां पढ़ रहे हो कि सतत या साम्यावस्था का सिद्धांत, मतलब कि ब्रह्मांड आज जैसा है वैसा पहले था, कंटिन्यूस, सतत या साम्यावस्था का सिद्धांत। तो ये दिया है गोल्डवे बांडी नाम के साइंटिस्ट ने। उसके बाद धूल परिकल्पना सिद्धांत, मतलब कि जो ये ब्रह्मांड है पूरा का पूरा धूल से मिलकर के बना है, तो ये किसने दिया है? ओटो स्मिड ने। नेक्स्ट है निहारिका सिद्धांत। तो इस निहारिका सिद्धांत को दिया है लाप्लास ने। ध्यान से देखेंगे, निहारिका सिद्धांत किसने दिया है? लाप्लास ने। और स्फीति सिद्धांत किसने दिया है? एलन गुथ ने। दोलन सिद्धांत दिया है एलन संडेजा ने। और महाविस्फोट का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटेयर ने। ध्यान रखें कि महाविस्फोट का सिद्धांत ही सबसे जो है सर्वमान्य सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी, ध्यान से देखें, बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, देखो यहां से अगर ये दिखाई दे रहा हो तो बिग बैंग मतलब ये गोला था, पूरा का पूरा ठोस गोला, ठोस गोले में उसके जो अंदर गैसें थी, गैस के अंदर विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद ये चीजें धीरे धीरे एक समय अंतराल के बाद बनी है। जैसे 380 साल पुराने बाद ये बना, डार्क एजेस बनी, फिर फर्स्ट ईयर है ना, ये इस तरीके का। तो टुडे का जो आज का है ब्रह्मांड वो इस तरीके का ब्रह्मांड है। उसमें अनेक आकाशगंगाएं, सौर मंडल, बहुत सारी चीजें हैं।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी किसने दी है, तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने दी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, लेमेंटेयर। और ब्रह्मांड का अंत, अब ये तो होते ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत अब तक, लेकिन ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, तो इस ब्रह्मांड के अंत के सिद्धांत के लिए दिया है कि ब्रह्मांड जो है धीरे धीरे सिकुड़ेगा जो है, तो संकुचन या सिकुड़ने का सिद्धांत किसने दिया है, तो एलन एंडेज ने दिया है। ठीक है, और दूसरी बात, विस्तृत ब्रह्मांड का सिद्धांत किसने दिया है, एडविन पी हब्बल ने। ध्यान रखेंगे, विस्तृत ब्रह्मांड का सिद्धांत किसने दिया है, एडविन पी हब्बल ने। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक कि ये थ्योरी या रटने वाली चीजें अब खत्म हुई। नोट ध्यान से देखेंगे, महाविस्फोट सिद्धांत को ही बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत को ही बिग बैंग थ्योरी, ध्यान रखना कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, बिग बैंग थ्योरी ही जो है वो महाविस्फोट सिद्धांत कहलाती है। मैंने इसलिए वो नोट में करा दी। उसके बाद नोट, समय स्थान व पदार्थ की उत्पत्ति को, जो समय है, स्थान और पदार्थ की उत्पत्ति किसके बाद हुई है, बिग बैंग के बाद हुई है। मतलब जो महाविस्फोट की घटना के बाद क्या हुआ था, समय बना, उसके बाद स्थान और पदार्थ कब बने हैं, तो वो बिग बैंग की घटना के बाद बने हैं। ध्यान रखेंगे, यहां तक सबको याद हुआ। उसके बाद सौर मंडल का निर्माण, जिस सौर मंडल में हम रह रहे हैं उस सौर मंडल का निर्माण कितने साल पुराना है, 4.5 अरब वर्ष पुराना है। ध्यान रखेंगे, इस सौर मंडल का निर्माण कितने साल पुराना, तो 4.5 अरब वर्ष पुराना है। जबकि तुम्हारा ये ब्रह्मांड कितने वर्ष पुराना है, लगभग तो 15 अरब वर्ष पुराना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये हो गया 15 अरब वर्ष पुराना। विस्थापन सिद्धांत, अगला, इस सौर मंडल के सबसे पहले बनने के सिद्धांत किस किस व्यक्तियों के द्वारा दिए गए हैं, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। उसके अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, यहां देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन का क्या मतलब है कि पूरा ब्रह्मांड ये कुछ इस तरीके का बना हुआ था, ब्रह्मांड इस तरीके का बना हुआ था, तो एक तरफ जल, मान लीजिएगा ये जल, और दूसरी तरफ स्थल। तो इन्होंने जल वाले पार्ट को क्या कहा था, पैंथालासा, जल वाले पार्ट को पैंथालासा और स्थल वाले पार्ट को पेंजिया, स्थल पार्ट को पेंजिया। ये था कुछ अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, क्या कि इन्होंने जल वाले पार्ट को पैंथालासा कहा और स्थल वाले पार्ट को पेंजिया कहा था। ठीक है, इसके बाद महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया है, जॉर्ज लेमेंटेयर ने। किसने दिया है महाविस्फोट सिद्धांत, तीसरी बार बता रहा हूं, जॉर्ज लेमेंटेयर ने। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है, तो अल्फ्रेड वेगनर ने। अगला टॉपिक, आकाशगंगा, मिल्की वे। देखिएगा, आकाशगंगा, आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है, सबसे पहला क्वेश्चन बना है। आकाशगंगा 3 प्रकार की होंगी, जिसमें शुरुआत की अवस्था में वह अव्यवस्थित होगी, और उसके बाद इलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार, और तीसरी होगी सर्पिलाकार। सही है, यहां ध्यान से देखें तो आकाशगंगा कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। ठीक है, जैसे ये रही आपकी एक आकाशगंगा। अब आकाशगंगा ये कौन सी वाली है, सर्पिलाकार। ध्यान से देखिएगा, आकाशगंगा के टाइप पूछे तो 3 है, और आकाशगंगा की कितनी अवस्था है, तो 3 है। ठीक, या पूछ लिया जाए कि आकाशगंगा की कितनी भुजाएं हैं, तो 3 भुजाएं हैं, अभी बताऊंगा। नोट में एक बात ध्यान रख लीजिएगा, आकाशगंगा पुस्तक के लेखक कौन है, राजकुमार वर्मा। सही है, आकाशगंगा पुस्तक के लेखक कौन है, राजकुमार वर्मा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे एक ये हमारी आकाशगंगा हो गई 1.2, और उसके बाद ये 3 पॉइंट। ठीक है, मान लीजिएगा हमारी आकाशगंगा ये हो गई, कोई एक दूसरी आकाशगंगा ये हो गई, उसकी भी शेप लगभग इसी के जैसी हो गई है ना।
तो 3 बिंदु। अब ये 3 ही भुजाएं क्यों ली हैं? क्योंकि जो सर्पिलाकार होगी, जो आकाशगंगा होगी, उसकी कितनी भुजाएं होंगी? 3। नंबर 1, 2, आप नंबरिंग किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से। उसके बाद आकाशगंगा का जो ये केंद्र है, इस आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहेंगे? तो इस आकाशगंगा के केंद्र को कहेंगे बल्ज। ध्यान से समझें, आकाशगंगा का केंद्र क्या कहलाएगा? बल्ज कहलाएगा। इस बल्ज के जो पास है, नजदीक है, ये पॉइंट, यहां तारों की संख्या या तारों का घनत्व ज्यादा होगा, जबकि इससे दूर जाने पर, ध्यान से सुने, बल्ज के चारों ओर या केंद्र के चारों ओर तारों की संख्या ज्यादा, घनत्व ज्यादा, और केंद्र से दूर जाने पर यह संख्या कम होती है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इस बल्ज के, ये क्या है? तारे हैं, सितारे हैं। बल्ज के चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा? हमारा सूरज, ठीक है। इस बल्ज के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा वो कौन लगाएगा? सन। अब कितने समय में लगाएगा? तो 25 करोड़ वर्ष में एक पूरा चक्कर लगाएगा। ध्यान से समझे, हमारा सूरज इस बल्ज के जो केंद्र है आकाशगंगा का, उसके कितने समय में चक्कर लगाएगा? एक पूरा चक्कर, तो 25 करोड़ वर्ष में। अब इस चक्कर को, ये जो 25 करोड़ वर्ष हैं, इसको बोलेंगे ब्रह्मांड वर्ष। ध्यान से सुने, इसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई हो, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है कि आकाशगंगा की 3 भुजाएं होंगी। आकाशगंगा की 3 भुजाएं 1, 2, 3, और कैसी हैं? आकाशगंगा 3 प्रकार की होंगी। अव्यवस्थित, यहां लिख दे रहा हूं, अव्यवस्थित, दूसरी दीर्घवृत्ताकार, और तीसरी सर्पिलाकार। ये आपके सामने है। 3 भुजाएं, 3 तरीके, ठीक है। उसके बाद आकाशगंगा का केंद्र क्या है? बल्ज। अब बल्ज के चक्कर कौन लगा रहा है? तो सूरज, सन लगाएगा। और कितने समय में लगाएगा एक पूरा चक्कर? तो 25 करोड़ वर्ष में, और वो क्या कहलाएगा? ब्रह्मांड वर्ष कहलाएगा। सफिशिएंट है इतना। दूसरी बात, अब जैसे कोई दूसरी आकाशगंगा है, तो ये जो 2 आकाशगंगाएं हैं आपस में एक दूसरे की ओर, ध्यान से देखें, एक दूसरे की ओर प्रतिकर्षित कर रही हैं। प्रतिकर्षित मतलब कि एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा को अपने से दूर फकेल रही है, दूर फेंक रही है। जैसे यहां से ध्यान देखोगे तो दूरी बढ़ने के नियम को, अब ध्यान रखा ना कि दूरी बढ़ रही है, तो इस दूरी बढ़ने के नियम को प्रतिकर्षण या प्रतिसरण का नियम कहते हैं। दूरी बढ़ने के नियम को प्रतिसरण या प्रतिकर्षण का नियम कहते हैं। और यह किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो दिया गया है एडविन पी हब्बल। क्यों एडविन पी हब्बल? अब इनको कैसे पता चला? क्योंकि इन्होंने बनाया था एक हब्बल टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप से इन्होंने देखा कि ये जो है तुम्हारी आकाशगंगा, 2 आकाशगंगाएं आपस में एक दूसरे को, या जो भी आकाशगंगाएं हैं वो एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा को अपने से दूर फेंक रही है। अब दूर फेंक रही है तो दूरी के इस बढ़ने के नियम को क्या कह रहे हैं? प्रतिसरण या प्रतिकर्षण का नियम। और किसने दिया है? तो एडविन पी हब्बल ने दिया है। अच्छा, आकाशगंगा का केंद्र देखिएगा, पॉइंट है, तो आकाशगंगा के केंद्र क्या कहलाएगा? बल्ज कहलाएगा। सूर्य 25 करोड़ साल में बल्ज का एक चक्कर पूरा करेगा, और यह चक्कर क्या कहलाएगा? ब्रह्मांड वर्ष कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, वो क्या कहलाएगा? ब्रह्मांड वर्ष कहलाएगा। अच्छा, आगे, अब ये जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा, तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेघला। क्या नाम है हमारी आकाशगंगा का? दुग्ध मेघला या मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम होगा? मिल्की वे। सबसे नजदीक की आकाशगंगा कौन सी है? देवयानी। सबसे नजदीक की आकाशगंगा कौन सी है?
देवयानी, जिसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है, सबसे नजदीक की आकाशगंगा देवयानी एंड्रोमेडा, और हमारी आकाशगंगा जिसमें हम रह रहे हैं उसका नाम है दुग्ध मेघला या मिल्की वे। आकाशगंगा के केंद्र की ओर, अभी मैंने बोला, ये पढ़ के भी यहां देख लीजिएगा दोबारा से, आकाशगंगा के केंद्र की ओर, यहां केंद्र की ओर तारों का घनत्व अधिक व केंद्र से बाहर की ओर तारों का घनत्व कम होता है। यहां ये ध्यान से, आकाशगंगा के केंद्र की ओर तारों का जो घनत्व होगा वो ज्यादा होगा, और केंद्र से दूर जाने पर यह घनत्व जो है कम होगा, डेंसिटी जो है वो कम होगी। एडविन पी हब्बल के द्वारा, अभी जो बात बोली भी है, एडविन पी हब्बल के द्वारा पता लगाया गया कि मंदाकिनी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, और इस दूरी बढ़ने के नियम को प्रतिसरण का नियम कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब दो चीजें अभी तक हम पढ़ चुके हैं, क्या कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो दुग्ध मेखला, सबसे नजदीक की आकाशगंगा देवयानी, और सबसे नवीनतम मंदाकिनी का नाम क्या है, ड्वार्फ। तीन क्वेश्चन आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे कि सबसे नवीनतम मंदाकिनी का नाम ड्वार्फ। अब पृथ्वी के नजदीक का तारा कौन सा है, तो वो ध्यान रखना है सूर्य, क्योंकि बालकों कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। सबसे नवीनतम मंदाकिनी ड्वार्फ, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन होगा, सूर्य, और सौरमंडल के सबसे नजदीक का तारा कौन सा होगा, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो इस सौरमंडल के सबसे नजदीक का तारा होगा, जबकि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है, सूर्य, और पूरे सौरमंडल का सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, और सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। इतना बात समझ में आ गई? ठीक, आज के लिए इतना ही सही है, और नेक्स्ट जो करेंगे वो हम अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अगर सही लगी हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को आगे के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ऑफलाइन पढ़ना हो तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं जोशी सर एकेडमी में, केडी के कॉम्प्लेक्स में, सबसे एंड में। धन्यवाद।